नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चुनावी साल में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के एक बार फिर से सियासत हावी हो रही है। एक तरफ जहां पर ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार शिकंजा कस रही है, अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो वहीं मानेसर से जुड़े हुए जमीन अधिग्रहण के मामले में ईडी ने बुधवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से 7 घंटे तक करीब पूछताछ की है। ऐसे में अब विपक्षी बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं। अनुराग ढांडा का कहना है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से बौखला गई है, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ईडी तो अपना काम कर रही है, अब इसमें गलत क्या है। हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को साफ पता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं नहीं ठहरती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए, और दिल्ली में भी यही स्थिति है, इसलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं ताकि वो लोकसभा चुनाव का प्रचार नहीं कर सकें। यहां भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई मामला दर्ज है, अगर ऐसी कोई एफआईआर है, 9 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी सो रहे थे क्या? 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? ईडी क्या कर रही थी? अभी तक ये पूछताछ क्यों नहीं हुई? इस पे कार्रवाई कंप्लीट होके अभी तक तो अगर भ्रष्टाचार किया है तो सजा हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं किया है तो छोड़ देना चाहिए था। ये 9 साल तक किसी फाइल को होल्ड करके रखना और जब इंडिया गठबंधन की बातचीत चल रही है उसी वक्त पे ये सारी कार्रवाई करना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट नजर आ गया है कि इंडिया गठबंधन जहां जहां बन रहा है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी पूछताछ जो कर रही है, मुझे लगता नहीं कि ईडी उसको जैसे और लोगों को, ये तो एक्चुअल मुजरिम है। ये भाजपा तो उन लोगों को तंग करती है जिनका इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, उनको राजनीतिक तौर पे कमजोर करती है। हुड्डा की लूट तो सबके सामने है कि कैसे इसने 72,000 एकड़ जमीन जो है हरियाणा के किसान की लेकर के बिल्डरों को सौंप दी थी, कैसे अपने चतों को इसने लाभ पहुंचाया था, कैसे अपने चतों को इसने प्लॉट बांटे थे। ये अखबार में तो ये कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसको को सार्वजनिक जगह पे आए और हमारी बातों का जवाब दे दे। हुड्डा आज जेल से एक कदम और आगे चले गए हैं, धीरे धीरे जेल की तरफ जा रहे हैं। अब जो कुछ इन्होंने करा है, किसानों की जमीनों को अधिग्रहण का डर दिखा के प्रॉपर्टी डीलरों को खरीदवा दी, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब इसकी खुलने शुरू हुई है कलैया और धीरे धीरे ये जेल की तरफ जाते चले जाएंगे। तो विपक्ष में बैठे साथियों को अपना इतिहास भी देखना चाहिए। सीबीआई जैसी मशीनरी का दुरुपयोग इस देश में अगर किसी के राज में हुआ तो कांग्रेस के राज में हुआ। आज सीबीआई से ज्यादा पावर कांग्रेस ने ईडी को दी और वही ईडी आज कार्रवाई कर रही है, तो उनको लग रहा है कि ये बदले की भावना से है। मैं मानता हूँ किसी ने कोई गलती करी है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के अंदर दोषी पाए तो उसको सख्त सजा मिले। तो कुल मिलाकर के ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर के जो सियासी भूचाल है वो देख रहे हैं आप इस समय लगातार दिख रहा है, और इसी को लेकर के एक बार फिर से जो सवाल है वो उठने शुरू हो गए। अब सवाल भी हैं क्योंकि चुनावी साल है तो ईडी को लेकर के सियासी बवाल है। सवाल ये भी है कि ईडी की कार्रवाई पर यह सियासत बार बार क्यों है और ईडी की कार्रवाई वाकई में जांच है या राजनीति है, आज इसको थोड़ा समझते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका चर्चा में। हनुमान वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हनुमान वर्मा जी आपका स्वागत। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी आपका स्वागत। और सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर जी आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी भूपेंद्र हुड्डा के साथ कल हम लोगों ने देखा 7 घंटे ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद उस पर जो रिएक्शन आ रहे हैं वो आपने भी सुने होंगे। लेकिन सवाल अभी भी विपक्ष का वही है और उनका कहना यह है कि आप लोग जानबूझ करके, और पॉलिटिकल वेंडेटा है एक तरीके का, आप लोग इस तरह से ईडी को पीछे लगा देते हैं ताकि आप लोग जो राजनीति है वो कर सकें। और दूसरा ये कि इंडिया गठबंधन से आप लोग डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए आयुष भाई, पहली बात तो ये है कि ये कोई एकमात्र विषय या एकमात्र भ्रष्टाचार का मामला नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिसकी जांच चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो मानेसर लैंड डील है, इसके अलावा एजेएल प्लाट का मामला,
पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट का मामला और जिनमें चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। कांग्रेस के किसान विरोधी चेहरे और भ्रष्टाचारी चेहरे को उजागर इन मामलों ने बड़े स्पष्ट रूप से किया। जिस तरह से किसानों की जमीन बिल्डरों को दी गई, आप देखिए किस तरह से बिल्डर्स और सरकार ने आपस में साठगांठ की। किसानों को पहले सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस थमा दिए गए। जब किसानों के पास एक्वायरमेंट का नोटिस पहुंच गया, किसान डरने घबराया कि मेरी जमीन एक्वायर हो जाएगी, तो हुड्डा साहब ने अपने बिल्डर मित्रों को किसानों के पास भेज दिया और औने पौने दामों में उनकी जमीन खरीद ली। मतलब 400 एकड़ जमीन मात्र 100 करोड़ रुपए में। और जब इसकी शिकायत किसानों ने की है, आयुष भाई समझना ये पड़ेगा जी, इसकी शिकायत किसानों ने की जिनकी जमीन औने पौने दामों में बिल्डरों के हाथ लुटवाई हुड्डा साहब ने। जब उन्होंने इसकी शिकायत की, इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, इसकी जांच सीबीआई से कटवानी शुरू हुई और जब ये पता लगा कि उस जमीन का दाम 1600 करोड़ रुपए था, जो मात्र 100 करोड़ रुपए में ले ली किसान भाइयों से, तब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग 1500 करोड़ रुपए की हुई और ईडी ने उसकी जांच करनी शुरू की। अब देखिए हो क्या रहा है आयुष भाई, हमारे देश में भ्रष्टाचार जिस तरह से हम अक्सर चर्चा भी करते थे और नेताओं के विषय में तो आम जनता अक्सर बात करती थी और जनता को यह दुख भी होता था कि नेता भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन प्रवीण जी, इसमें एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जो बात कह रही थी वो तो कही रही है कि भाई आप लोग देखिए अब राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अनुराग ढांडा को हम लोग सुन रहे हैं तो उनका ये कहना है कि भाई अरविंद केजरीवाल को भी ईडी का समन आप लोग इसीलिए भेज रहे हैं, डरे हुए हैं आप लोग 2024 में कि अलायंस अगर हो गया तो फिर आप लोग की स्थिति सही नहीं होगी और इसीलिए आप उधर अरविंद केजरीवाल को, इधर भूपेंद्र हुड्डा को या विपक्षी मित्रों के पास आप लोग भेजते हैं ईडी को। देखिए, पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, जो ये चुनाव से जोड़ने का इस विषय को कोशिश की गई, इसी विषय में ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नवंबर 2019 में पूछताछ कर चुकी है आयुष भाई। नवंबर में तो कोई चुनाव नहीं था क्योंकि अक्टूबर में चुनाव हो चुके थे, सरकार बन चुकी थी। नवंबर में तो कोई चुनाव नहीं था और आसपास कोई चुनाव का विषय भी नहीं था। भाई एजेंसी अपना काम कर रही है। मैं जो बात आपको कहने का प्रयास कर रहा था कि जिस तरह से कुछ भ्रष्टाचारियों ने आपस में अघोषित समझौता कर रखा था कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तो हम लूटेंगे, तुम और जब तुम आओगे तो तुम लूटना, ना हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे ना आप हमारे खिलाफ करना, ये अघोषित समझौते थे भ्रष्टाचारियों को। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से मोदी जी ने आके भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करनी शुरू की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2014 में सरकार बनते ही पहली बात यह की कि भ्रष्टाचार का समूल नाश कर देंगे और जब उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ तो ये भ्रष्टाचारी बिल बुलाने लगे। अब देखिए कौन पक्ष में आगे खड़ा हुआ है। उस पर भी सवाल ये कि आपके काम भी सिलेक्टिव है। देखिए, अभी इसमें मैं एक सवाल और जोड़ता हूं कि अभय चौटाला ये कह रहे थे कि भाई भूपेंद्र हुड्डा के पास तो आपने भेजा, ठीक है, वो ईडी उस तरह से कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी वो हम देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो और लोग हैं जो सच में इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त नहीं है, वहां पर भी आप लोग पॉलिटिकली भेज देते हैं ईडी को। यानी कि भूपेंद्र हुड्डा की कार्रवाई को तो उन्होंने कहा सही है, लेकिन दूसरी जगह आप परेशान कर रहे हैं। आयुष भाई, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, एजेंसी जांच करती है, जांच करके वो तथ्य कोर्ट में रखती है और कोर्ट तथ्यों को देख के उसके अनुसार निर्णय करता है। अगर कोई भ्रष्टाचारी जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिलती है और ये एजेंसी की भी एक जिम्मेवारी होती है आयुष भाई कि वो अगर बिना किसी तथ्य के, बिना सबूत के कार्रवाई करेंगे तो कल को कोर्ट में उनकी खिंचाई नहीं होगी। भाई क्रेडिबिलिटी भी तो कोई चीज होती है। लेकिन तकलीफ कहां है, जिन लोगों के अघोषित समझौते थे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई तो उनका एक रटा रटाया जवाब आ जाता है कि साहब ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, साहब ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। अब देखिए उदाहरण, आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी जेल के अंदर हम सभी जानते हैं, संजय सिंह जेल में जो भ्रष्टाचार में हम सब जानते हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हम सब जानते हैं। सिसोदिया जी ने सुप्रीम कोर्ट में 4 बार जमानत के लिए गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी और कोर्ट ने यह टिप्पणी तक कर दी कि 528 करोड़ रुपए की ट्रेल नजर आती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा भ्रष्टाचार का? भाई जब कोर्ट जमानत नहीं दे रही है, कोर्ट को उसमें सबूत दिख रहे हैं, तभी तो कोर्ट जमानत नहीं दे रही ना। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि देखिए जी हमारे खिलाफ तो नाजायज केस हो रहा है। भाई अगर आपके खिलाफ कोई नाजायज केस होता या गलत केस होता तो कोर्ट आपको जमानत दे देती। क्यों नहीं दे रही कोर्ट जमानत आपको? कोर्ट जो है बोल रही है वो आप जनता के सामने आके क्यों नहीं बताते कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? तो ये जो भ्रष्टाचारियों का बिल बिलाना है आयुष भाई, ये इसीलिए है, लेकिन जनता देख रही है कि किस तरह से आप कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी इसलिए बिल बिला रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मैं हनुमान जी का रुख करता हूं। हनुमान जी,
एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कार्रवाई है, लेकिन दूसरी तरफ उसको लेकर के सवाल ये भी हैं कि भाई देखिए अब चूंकि चुनाव है इसलिए इस तरह से नेताओं को परेशान किया जा रहा है। कैसे देखें हम लोग इस कार्रवाई को? इसमें नवंबर में हुड्डा जी को ईडी ने बुलाया और अब उन बातों को लगभग 4 साल हो चुके हैं, तो 4 साल तक ईडी सोई हुई थी क्या? क्यों चुनाव के टाइम में ये लोग ऐसी चीजें लेके आते हैं? इसमें कोई दुराय नहीं। अगर उस वक्त हुड्डा जी से पूछताछ हुई थी तब अगर कुछ निकलता तो फिर चंद दिनों में वो चीज सामने आ जाती, लेकिन अब तो सीधा था ये एजेंसी जो है ना भाजपा के इशारे पे काम करती, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तंग किया जा रहा है। पता है उनको कि हरियाणा में सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और उनकी अब जनसभाएं होनी है, 10 की 10 इंडिया गठबंधन जो है लोकसभा जीतेगा, इस डर से ईडी की कार्रवाई हुई है और कोई मामला नहीं है। अगर होता तो नवंबर 2019 में भी तो उनसे पूछताछ हुई थी, तो कुछ अगर निकल के आता तो 4 साल क्यों बैठी रही ईडी? अभी क्यों ये समय क्यों इन्होंने जो है ना। लेकिन हनुमान जी मुझे एक बात बताइए, ईडी की कार्रवाई से सीटों पर क्या असर पड़ेगा? भाई भूपेंद्र हुड्डा अगर ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने किसी तरह का कोई गड़बड़ काम नहीं किया, तो ईडी की कार्रवाई में भी कुछ निकलना नहीं है, बल्कि नेगेटिव मैसेज तो इनके खिलाफ चला जाएगा। तो वो ऐसा क्यों करेंगे हनुमान जी? आयुष जी, अगर ऐसा होता, ये हुड्डा साहब ने कुछ करा होता, तो आप सोच के देखें कि वो तो सीधे जाके ईडी के सामने बैठ के थे। जब 7 घंटे उनसे पूछताछ हुई है, वो सामने आ नहीं, इसीलिए तो मैं हनुमान जी पूछ रहा हूं ना आपसे ये सवाल, क्योंकि भाई देखिए भूपेंद्र हुड्डा ने अगर कुछ नहीं किया तो आप तो खुद भी इस बात को कहने कि भाई देखिए ईडी ने 2 बार बोला पूछताछ के लिए, दोनों बार पूछताछ हुई उनके साथ, लेकिन इसका फायदा राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कैसे मिलेगा अगर वो राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन ईडी ने जब इन नेताओं पर रेड मरवाई, वो सारे के सारे बीजेपी में चले गए, उसके बाद वो गंगा तुले होंगे क्या? वो 1 मिनट में उन पे फिर ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो रंजिशन करा नहीं, तो भूपेंद्र हुड्डा पर तो ईडी की कार्रवाई से वो बीजेपी में जाने वाले नहीं है, तो इससे क्या उनको हासिल होगा? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं ना। कम से कम हरियाणा के अंदर वो कांग्रेस का सबसे बड़े चेहरा है, सबसे बड़े नेता है वो आपके, वहां ईडी की कार्रवाई करने से तो बल्कि इनको नुकसान हो जाएगा पॉलिटिकली। ये कितनी कार्रवाई करें आयुष जी, कांग्रेस घबराने वाली नहीं है, हुड्डा साहब घबराने वाले नहीं है। उन्होंने 7 घंटे कल पूछताछ हुई, सारे बातों का जवाब दे दिया उन्होंने, जो बात की वो सामने खुल के आ जाएगा। हुड्डा साहब ने ऐसा कुछ नहीं करा, ये तो बिना बात के उनको तंग करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं था। ये इन्होंने क्यों केजरीवाल जी पे कर दिया, क्यों किसी और पे करते? कुलदीप बिश्नोई पे ईडी की वो करी थी कार्रवाई, चंद दिनों के बाद कुलदीप जी बीजेपी में चले गए, दूध के दूल्हे हो गए। यहाँ तो ईडी की कार्रवाई इसलिए करते हैं कि दबाव बनाते हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी का दबाव नहीं मानता, इसीलिए वो कल 7 घंटे बैठे थे और उन्होंने अपनी बात को पुरजोर तरीके से ईडी। ठीक है, लेकिन हनुमान जी एक सवाल इसमें मेरा ये भी है कि भाई चलिए ठीक है, आप प्रवीण जी पर आप ये आरोप लगा सकते हैं, उनकी सरकार है कि भाई चलिए वो ईडी का इस्तेलाह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम लोग अभय चौटाला जी को सुन रहे थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं, मैं भूपेंद्र हुड्डा ने तो गड़बड़ी करी है और ईडी वहां जा रही तो सही है, उनको पूछताछ करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हुड्डा साहब ठीक है, वो क्या नाम इनका अभय चौटाला ठीक कह रहे थे। अभय चौटाला खुद तो अपने गिरफ्तार में झांक के देख ले कि उन पे भी आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है और उनके पिताजी को तो सजा भी हुई थी। वो तो बोल रहे छाछ तो बोल रहे छालनी बोल रहे, यहाँ तो बेच भी बोलने शुरू हो गए। जो स्वयं ऐसे काम करते हैं वो दूसरे पे एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे अभी कोई भी ऐसा जुर्म साबित नहीं हुआ है, उन लोगों पे तो साबित हुआ है। चंद दिनों में लगता है कि अभय सिंह चौटाला जी भी आय से अधिक संपत्ति में अंदर चले जाएंगे, तो अभय सिंह जी को भी संभल के बोलना चाहिए। वो नहीं, वो तो कह रहे थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो तो चैलेंज कर रहे थे कि भाई उनके सवालों का वो जवाब दे दें, आए खुले में, फिर वो जवाब दें भूपेंद्र हुड्डा उनकी बातों का। एक बात आयुष जी बताएं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों अभय चौटाला के जवाब दे सार्वजनिक आके? वो तो जब ईडी की बात और जो न्यायालय में जो बातें हुई है उनके खिलाफ जो केस है, वो तो वहां जाके अपना पक्ष रखेंगे। वो सार्वजनिक क्या करें अभय चौटाला के सामने? क्या जवाब देना अभय चौटाला जी को? अभय चौटाला जी खुद जवाब दे दें, उनको पता नहीं क्या ऐसे अधिक संपत्ति का केस उन पर चलना गया है, वो भी सोचे, लेकिन उनको क्यों सार्वजनिक आके जवाब दें? अगर कोई सार्वजनिक सारी पार्टियां बैठे और फिर कोई बात है कि हम सारी पार्टियां बैठ के सार्वजनिक
सार्वजनिक बात करें, हुड्डा जी कहें, तो ये लोग अगर सार्वजनिक कोई मीटिंग करते हैं तो हुड्डा जी सामने भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ओंकार जी, एक तरफ तो ईडी की कार्रवाई को अभय चौटाला जी ने कहा कि भाई ठीक है अगर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हो रही तो वो सही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के चूंकि और जगह जो कार्रवाई हुई उस पर उनको यह था कि ईडी का गलत इस्तेमाल है। ये दो तरह के विरोधाभासी बयान क्यों हैं और कैसे देखें इसको हम लोग? आयुष जी, ये विरोधाभासी बयान नहीं है, ये सिचुएशनल फैक्टर है। आप ये देखिए कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, क्या किसी एक बीजेपी के नेता या किसी एक बीजेपी के सहयोगी दल के नेता के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या एनआईए ने कार्रवाई की? ये चार तोते पाल रखे हैं इन्होंने, चारों के चारों तोते चुनाव के टाइम में सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? अभी मैं अपने भाई की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि नवंबर 2019 में हुड्डा से पूछताछ हुई, आज 5 साल हो गए, 5 साल से भी ऊपर बीत गया समय। अगर कोई बात है ईडी सीबीआई की तो इसको क्लियर करनी चाहिए। हाँ, हुड्डा साहब के बारे में ये दो आरोप तो हुड्डा साहब पे शुरू से लगे हैं। मेरे भाई बेनीवाल जी, हनुमान जी गलत मान गए इस बात का। देखिए, सेक्शन 4 और 6 के नोटिस तो बच्चे को मालूम है जमीन के मिले थे, और उसके बाद वो नोटिस कैंसिल भी हुए थे, धाराएं हटी भी थी, इसके बारे में तो स्पष्ट है। दूसरा, उन पे क्षेत्रवाद का आरोप लगा था, जो सारे जानते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर अभय चौटाला जी ने बोला है तो इसके पीछे यही धारणा है, क्योंकि सबको मालूम था। हाँ, बीजेपी इन चारों एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अगर ये नहीं कर रहे तो कम से कम मेरे को एक नेता का नाम मेरे भाई प्रवीण नेत्र जी बता दें, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत लंबी छोड़ रहे थे। इनसे जरा ये पूछ ले, शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला जब हुआ था तो गृह मंत्री महोदय अनिल विज जी ने कहा था कि 60 दिन में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई क्या? उस घोटाले के पीछे कौन था, रजिस्ट्री घोटाले के पीछे कौन था, कितने का घोटाला हुआ, आज तक एक तथ्य भी सामने नहीं आया। और ये भ्रष्टाचार विरोध की बातें करते हैं। आज तो हालात ये हैं, पहले तो पुलिस का भ्रष्टाचार था, आज तो प्रत्येक विभाग, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे स्थानीय निकाय विभाग हो, चाहे तहसील हो, चाहे पुलिस हो, इन सारे विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर इनको नहीं विश्वास तो कुछ ना करें, सवेरे अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए या फैमिली आईडी ठीक कराने के लिए किसी नगर निकाय विभाग में चले जाएं, पता लग जाएगा कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। ये सरकार में जितना भ्रष्टाचार है आज तक किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। और इनके भ्रष्टाचार की कहानी तो ये है कि सारे के सारे पेपर लीक हुए, 1 करोड़ रुपए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय से पकड़ा गया। इससे बड़ा और क्या सबूत ले सकते हैं? और बीजेपी का विधायक ही कहता है कि मैंने अपने बेटे की नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनको नंगा करती हैं। आज के दिन में बीजेपी के पास एक भी मुद्दा नहीं है सरकार दोबारा में आने का। नहीं ठीक है, लेकिन मैं आपसे भी ओंकार जी यही सवाल पूछूंगा ना। देखिए, बड़े नेताओं को अगर उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अगर ओंकार जी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एक तरीके का वेंडेटा है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत है, तो इसका लाभ कैसे मिलेगा मौजूदा पार्टी को? भाई वो तो उल्टा बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नेता तो ऐसा है नहीं कि उसको कोई दबाव में आप ले आएंगे कि वो चले, क्या भूपेंद्र हुड्डा चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे या अरविंद केजरीवाल कर लेंगे? उसका क्या लाभ होगा अगर आपकी बात को मैं मान भी लूं तो? ओंकार जी मेरे से कहा। जी ओंकार जी, आपसे सवाल है मेरा, दोबारा एक बार रिपीट करना। मैं कह रहा हूं कि ये बड़े नेताओं के खिलाफ अगर ईडी की कार्रवाई करेंगे भी तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ है? हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी उलझा के रखना चाहती है। अगर इनको कोई लाभ नहीं तो कुलदीप के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, उसका क्या हुआ? कुलदीप बिश्नोई पे भी तो कार्रवाई चल रही थी। क्या किसी एक नेता जो बीजेपी में दोबारा से शामिल हुआ हो, कांग्रेस को छोड़ के या दूसरी पार्टी को छोड़ के, उसके खिलाफ क्या बीजेपी ने कोई कार्रवाई करी? उसके बाद कोई उसको समन आया, वो कार्रवाई वहीं पे फ्रीज क्यों हो जाती है? बीजेपी उलझा कर रखना चाहती है। चुनाव सामने खड़ा है। बीजेपी इन दिनों में कई नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, आप कह रहे हैं उलझा कर रखना चाहती है। मैं इसका जवाब प्रवीण जी से लूंगा। मैं सुखबीर तंवर का रुख करता हूं। सुखबीर जी कैसे इसको हम लोग देखें? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी समन कर रही है, अनुराग ठांडा को हम लोग सुन रहे थे कि भाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग गठबंधन कर चुके हैं, इंडी गठबंधन से डर गई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरह से किया जा रहा है। तंवर साहब,
चलिए सुखबीर तंवर जी, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं आ रही, मुझे लगा शायद कुछ नेटवर्क का इशू है। मैं आपके पास आऊंगा वापस, मैं प्रवीण जी से तब तक जवाब लेता हूं। प्रवीण जी जवाब दीजिए। प्रवीण जी। जी आयुष भाई, देखिए आयुष भाई, एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिस मामले में ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नोटिस भेज के बुलाया और सवाल जवाब किए, ये शिकायत किसने की थी, समझने वाली बात है। ये शिकायत उन्हीं किसान भाइयों ने की थी जिनकी जमीन औने पौने दामों में कांग्रेस ने लूट ली थी। आप समझिए आयुष भाई जी। ये शिकायत उन किसानों की हुई है, और अगर उन किसानों की शिकायत पे कानून अपनी कार्रवाई करता है, जांच करते हैं, तो मेरे विपक्षी मित्रों को कितनी परेशानी होती है ये आपने अभी सुना भी होगा, और मेरे ख्याल दर्शक भी सुन चुके हैं अच्छी तरह से। आयुष भाई, जो बात मैं शुरू से कह रहा था ना कि इनके मन में एक एंटाइटलमेंट का भाव है, इन लोगों के मन में ये भाव है कि हम नेता हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम चाहे जितना मर्जी भ्रष्टाचार करें। और ये पहले दिन से चल रहा था। जनता भी अक्सर कहती थी कि साहब नेताओं की गाड़ियां बड़ी से बड़ी होती चली जाती हैं, बंगले बड़े से बड़े होते चले जाते हैं, आम आदमी का पेट पीठ से लगता चला जाता है, लेकिन इन नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, तो इनकी तकलीफ प्रवक्ताओं के मुंह से किस तरह से झलक रही है हम देख रहे हैं। लेकिन जितना मर्जी ये झूठ का नैरेटिव बनाने का प्रयास करें, जितना मर्जी झूठ बोले, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर चोट इसी तरह से पड़ती रहेगी। ये बात मोदी जी ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक मंचों से बोली है। बार बार एक बात कहते हैं कि साहब कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जांच चल रही थी, क्या हुआ उसका? क्या किसी एजेंसी ने कोई क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की है? अगर किसी की, जब मैं बता रहा हूं कि मानेसर लैंड डील मामले की जो जांच चल रही है हुड्डा साहब के साथ, ईडी जो जांच कर रही है, ईडी जो अगर नवंबर 2019 में ईडी बुलाती है हुड्डा साहब को, उनसे सवाल जवाब पूछती है, जांच का एक ढंग होता है, एजेंसी अपने तथ्यों को परखती है, तथ्य इकट्ठे करती है। जब 2021 में चार्जशीट दाखिल हुई थी हुड्डा साहब के मामले में, तब क्यों नहीं कहा कि साहब ये चार्जशीट इतनी जल्दी कैसे दाखिल? देखिए हुड्डा साहब का कोई भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। एजेएल वाला मामला है, इंडस्ट्रियल प्लॉट वाला मामला है, जिन मामलों में। लेकिन प्रवीण जी देखिए, आरोप तो ये लगते हैं ना कि भाई बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई ईडी कार्रवाई नहीं करती, सारी कार्रवाई विपक्ष के ही किसी न किसी नेता के खिलाफ। ऐसा है, मैं इसका जवाब भी दे। देखो आयुष भाई, पहले बात मैं कई बार अपने डिबेट में भी कह चुका हूं, अक्सर यहाँ पे प्रवक्ता आते हैं और वो आके बार बार बोलते हैं कि साहब आप जाइए प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने, देखिए वहां पे कितना भ्रष्टाचार है। मैं कई बार कह चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप भी एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप जनप्रतिनिधि है, आपका कर्तव्य है। अगर कहीं आपको लगता है कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, तुरंत उसकी शिकायत कीजिए। अगर उस आपकी शिकायत पे कार्रवाई नहीं होगी, तब आगे बोलिए चैनल पे के साथ, देखिए मेरे पास सबूत था, इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया था, फिर भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा तो आप नहीं करते, लेकिन आप यहाँ चैनल पे आके बोलना शुरू कर देते हैं कि साहब देखिए वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे भाई, हम भी कहते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, शिकायत कीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी। सरकार की जानकारी में जब भी कोई ऐसा विषय होता है आयुष, आपने देखा कितने ही मामले हरियाणा के अंदर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया, भले ही वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो। बेशुमार उदाहरण हमारे सामने, और मैं तो अपने मित्रों को भी कहूंगा जिम्मेवारी को समझे। मुझे लगता है तंवर साहब मेरे साथ शायद एक बार कनेक्ट हो चुके हैं, मैं उनका रिएक्शन लेता हूं। ठीक है, सुखबीर तंवर जी। आयुष जी, सभी प्रवक्ताओं की बात सुनी, सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। अत्रे साहब, मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनसीबी का जो प्रयोग है अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक हथियार की तरह किया है। मैं इसके साथ साथ कहना यह चाहूंगा, अनेक विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ईडी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डाल के चकाचक सफेद किया। उनके मैं कुछ एक बड़े नाम बता देता हूं, बाकी तो सैकड़ों की लिस्ट है। हेमंत अजीत पवार का तो रिकॉर्डिंग, चार मुख्यमंत्री, और कुलदीप बिश्नोई की जिस तरह से और प्रवक्ताओं ने बात करी, और उनके पुत्र भव्य बिश्नोई। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद चकाचक सफेद हो गए। और मैं अभी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे जांच एजेंसियों के, अत्रे साहब, मैं कहना चाहूंगा
5500 केसेस में से मात्र 24 को सजा हुई है। ये क्रेडिबिलिटी है ईडी की इस बारे में। और इसके अलावा ऑन रिकॉर्ड विषय है, 98% केस ईडी के विपक्षी नेताओं पे है। इसके अलावा जो एक और विषय बता रहे थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, मैं दावे से कहता हूं जो संजय सिंह पे या मनीष सिसोदिया जी पे फाइनली अगर कोई ये कुछ भी प्रूव कर दे और सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कर रहे थे, निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने और अनेक बात कही है जिरा के दौरान, उन पर ये गौर नहीं करेंगे। और अभी जो विषय था भूपेंद्र हुड्डा साहब का, जो आज की डिबेट का विषय है, आज करीब 3530 दिन हो चुके हैं, यानी कि करीब 10 साल। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कोई कमी थी, गलती थी, ये खुद ही मान रहे हैं 4 साल पहले की, तो अगर ऐसा था तो 10 साल क्यों मामले को दबाए बैठे थे, ये प्रश्न नहीं तो तंवर साहब, उसमें तो बीच में फिर आपकी बात पर मैं सवाल मेरा ये भाई, अगर 10 साल का आप जिक्र करेंगे तो बीच में 19 का भी चुनाव था, 19 में भी भेज देते अगर इनको इतना ही डर था तो। 19 में तो भेजा नहीं फिर भूपेंद्र हुड्डा के पास, ऐसा क्या हो गया कि वो 24 में भेज रहे? भाई 19 में भी तो उनको सत्ता चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? उसके बाद का विषय आप उन्हीं के तारीखों का बताएं, उसके बाद का विषय निश्चित तौर पर 2-3 मामले। नहीं, आप कह रहे हैं कि 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। 10 साल बहुत होता है, तो वही तो 10 साल में मैं बता तो रहा हूँ, 10 साल में तो 14 के बाद 19 का चुनाव आया कि नहीं आया बीच में? 19 में तो कहाँ की इन्होंने कार्रवाई? मैं क्या कह रहा हूँ, और अब 24 में फिर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड है। और सुनिए बात, दूसरी बात ये है कि 2014 की भी अगर हम बात करें, उस वक्त जिस तरह से हुड्डा साहब ने कांग्रेस की मुखालफत करी थी, तो उनको ये लग रहा था हमारे पाले नहीं आने वाले हैं। इसमें बहुत सारी बातें, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। निश्चित तौर पे नहीं, खुलकर बोलिए ना, उस बात को बोल क्यों नहीं रहे? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ आपसे। और अनेक नहीं तंवर साहब, भाई देखिए, राजनीति में चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। आप बताएं कि क्या ये हेमंत बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी इनके खिलाफ आपके वॉशिंग मशीन में शामिल? तो वो तो प्रवीण जी जवाब देंगे। वो भाई वो मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, वो तो प्रवीण जी जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड आप ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं की, तो भाई 19 में क्यों नहीं करी उन्होंने कार्रवाई? मिस्टर आयुष, आप बहस नहीं, सवालों को बचाते हैं। निश्चित आयुष, मैं जवाब दे देता हूँ, मुझे मौका दे दो। मैं जवाब देता हूँ भाई, मैं दे देता हूँ भाई, मैं जवाब देता हूँ। अरे भाई, अरे तंवर साहब जवाब तो वही देंगे भाई, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जवाब वही देंगे। अरे जवाब ले लो भाई, अब ले लो जवाब। देखिए आयुष, अरे भाई इनको चुप करा यार, जवाब ले लो यार, अब ले लो जवाब। अरे जवाब यार, अरे रुको, जवाब ले लो अब। देखिए आयुष कह रहा है, अरे वो कह रहे हैं भाई, जवाब दे रहा हूँ ना। पहले जवाब मांग रहे थे, मैं दे रहा हूँ। मांग रहा हूँ जवाब। तंवर साहब सुनिएंगे तो भाई जवाब तो सुनना पड़ेगा ना, सुनते नहीं ना आप। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, आप सुनते नहीं। आपकी बड़ी आदत है ये, आप हमेशा चीजों को डाइवर्ट करते हैं। भाई जवाब ले लो, अब ये जवाब नहीं लेंगे। अरे तंवर साहब भाई सुनिए तो, जवाब तो सुनते नहीं ना, यही तो दिक्कत है। आप सवाल पूछ लेते हैं, जवाब सुनते ही नहीं है। जवाब सुनिए ना, धैर्य से सुनिए जवाब। अब देखिए प्रवीण जी बताइए भाई, कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुल जाते हैं आपके नेता? मैं बताता हूँ। देखिए इन्होंने क्या किया, लगातार झूठ बोलना शुरू किया। तथ्यात्मक रूप से बताऊंगा पहले। अरे सुनना यार भाई, सुन तो लो। अरे सुखबीर तंवर जी सुनिए भाई, इतना अधीर नहीं होना चाहिए। सुखबीर जी अरे सुखबीर जी, आप भी तो कह रहे हैं ना भाई, ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने भी बोल दिया आप झूठ बोल रहे हैं। भाई यहाँ तो सब एक दूसरे को बोलते हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सुनिए पहले, सुनिए। अरे जवाब तो सुनिए भाई, सुखबीर तंवर जी जवाब तो सुनिए। इतना अधीर हो जाएंगे तो जवाब तो आएगा नहीं। आप केवल सवाल पूछते रहिए, फिर आप कहेंगे कि आपकी बात का जवाब आपको नहीं मिलता है। अरे भाई सुनिए, कौन सी वॉशिंग मशीन है? अरे वॉशिंग मशीन सुनिए भाई, पता करना है ना, पता करना है ना, तो सुनिए। अरे आयुष भाई देखिए, इन्होंने कहा, देखिए हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर जांच चल रही थी, मशीन में पाक साफ हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा नेशनल चैनल पे आके स्पष्ट करते हैं कि मेरे ऊपर एक भी केस नहीं था, एक केस में मैं विटनेस था, गवाह था केवल। के बावजूद लगातार झूठ बोलते हैं यार ये मित्र। अब इनको बताइए, इनके झूठ का क्या जवाब देगा आदमी? ये कहते हैं कि साहब ईडी के 98% केसेस विपक्षी नेताओं के खिलाफ। अब इनको अरे सुनो भाई, अरे सुनो यार, सुनो भाई, क्या है मुझे समझ नहीं आता। अब जवाब मांग रहे थे, अरे भाई अब सुन लो, अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे झूठों से कहा सच बोलो।
अरे तवल साहब भाई देखिए एक एक करके तो सुनना तो पड़ेगा ना भाई, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं ही सुन नहीं पा रहा हूँ तो आप कैसे सुनेंगे? अरे सुखबीर तंवर जी अब आप भी कैसे सुनेंगे जब मैं ही सुन नहीं पा रहा हूँ? जवाब नहीं सुनेंगे क्योंकि इनको पता है। अब बोलने तो दीजिए भाई, एक एक करके सबके बारे में बोलेंगे, एक एक करके वो बोलेंगे, लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं ना फिर सुखबीर तंवर जी, इस तरीके से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं हर चर्चा में, हर डिबेट में आपको ये कहता हूँ, आप खूब कड़वे सवाल पूछिए लेकिन थोड़ा धैर्य से सुनिए कि जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सुन ही नहीं रहे, सुनते ही नहीं। आयुष भाई ये डिबेट में आते ही इसलिए है कि इन्होंने को चिल्लाना होता है, झूठ बोलना होता है। अब दूसरी बात देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात समझिए आप, ये जो हमारे ओंकार जी बैठे हैं, इनकी पार्टी ने 2014 के अंदर 4 सीट था। अरे भाई तू बीच में चिल्लाएगा जैसी पार्टी वैसे प्रवक्ता, इतने बोलते। चलिए सुखबीर तंवर जी, मुझे लगता है कि आपको शायद जवाब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि प्रवीण जी आप भी समय, मैं आपको फिर समय क्यों दूं? ठीक है, आपको जवाब सुनना नहीं, आपको जवाब सुनना नहीं। सुखबीर तंवर जी मुझे समझ में आ गया, आपको जवाब नहीं सुनना। हनुमान जी का मैं रुख कर रहा हूँ, आपको जवाब सुनना ही नहीं है भाई। उधर से जवाब आने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन आप बीच में अगर जवाब नहीं दिया भाई, वो जवाब दे ही रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे उस चीज को। जनता के सामने खोल रहा हूं। हनुमान जी मैं आता हूं, एक सेकंड अब ये ओंकार जी की प्रवीण जी मैं आ रहा हूं क्योंकि घूम फिर के सवाल प्रवीण जी वही है कि भाई आपकी पार्टी पे आप अपने नेताओं पे कार्रवाई करते नहीं। हनुमान जी किसानों ने इसको लेकर के आपत्ति करवाई थी और इसलिए ये केस चला था और इसी वजह से उस पर ईडी कार्रवाई कर रही है, उससे बीजेपी का क्या लेना देना? हनुमान जी, भ्रष्टाचार का नाम ही बीजेपी है। जिस तरीके से प्रवीण जी यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं, वो बताए ना, जितने आईएएस ऑफिसर थे जो भ्रष्टाचारी थे उनको कैसे वहीं लगा दिया। वो ये जो इनेलो के मेरे साथी ने पूछा था, एचपीएससी के वो 1 करोड़ रुपए लिए, वो क्या था? वो भ्रष्टाचार नहीं था। और आज अगर ईडी की जांच आज अगर ये अपने एमपी एमएलए का कराए तो 100% कह रहे हैं कि इनके कहाँ 10-20 पेट्रोल पंप आ जाए, कहाँ से ये पैसे आ जाते हैं प्रवीण जी। अब अभी तो सुखबीर जी को कह रहे थे, आप खुद सुने ना, आप उत्तर दे देना, हमने कार्रवाई कर अगर आपके पास एक उत्तर है सेकंड तो प्रवीण जी, उत्तर दे देना। हाँ हनुमान जी, प्रवीण जी अगर उत्तर है तो उत्तर दे देना। आप अपने एमपी एमएलए ईडी की जांच कराएं, आपको पता चल जाएगा कि कितने भ्रष्टाचारी आपके ये लोग हैं और कैसे नौकरियों में पैसे ले रहे हैं, सबको पता है। धरातल पे आके देखें किस तरीके से आपका मुख्यमंत्री बहुत है हमारे लिए। तो भाई केवल राग लापने से काम नहीं चलता। नहीं, लेकिन हनुमान जी तो भाई ये तो ओंकार जी ने भी कहा कि जो बात अभय चौटाला ने कही वो तो पब्लिक डोमेन में ना, वो तो खुली हुई बात है, उसमें कोई ढका छुपा तो है ही नहीं। बात करें ना, और इसीलिए उस पर ईडी कार्रवाई कर रही है, वो एजेंसियों का अपना काम है, वो अपना कार्रवाई करते रहते हैं, वो करें तो। लेकिन ये जेजेपी और बीजेपी वालों को भी एक आधी ईडी की जो है ना जांच करा दे, पता चल जाएगा इनको किस तरीके की। भाई अगर भ्रष्टाचार करेगा कोई तो उसके खिलाफ भी होगा। और भ्रष्टाचार का नाम ही बीजेपी है प्रवीण जी, इसमें कोई शक नहीं। कैसे आप लोगों अगर बीजेपी जेजेपी हनुमान जी ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी जेजेपी के नेताओं पे कार्रवाई होगी तभी जस्टिफाइड हो जाएगा। भाई कार्रवाई तो आपके नेता पर हो रही है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। हमारे नेता कार्रवाई आपके खिलाफ उन पे कल 7 घंटे करीब उन्होंने जवाब दिया, 2019 में करा उन्होंने जवाब दिया। 5 साल तक कैसे ये बैठे थे, चुनाव आते इनके कैसे ईडी के जो है उनके ऊपर ये यार 21 में 4 सीटें दाखिल हुई है, अनुमान जी वो भी सुन लो, उसको भी बीच में प्रवीण जी हम डरने वाले नहीं, आप क्या हुआ नहीं है। अरे नहीं डराने की झूठ नहीं है, हमें पता है भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार का नाम ही भारतीय जनता पार्टी। हमारा काम है भ्रष्टाचारी को उसके नाम तक पहुंचाना। ठीक है, बीजेपी तो जब आप कह रहे हैं कि वो करप्शन कर रही है, लेकिन हनुमान जी मैं बार बार यही तो आपसे समझना चाह रहा हूँ ना, भूपेंद्र हुड्डा को निशाना बना करके भी क्या होगा हासिल? वो तो दबने वाले नहीं है, या ना वो दबाव में आने वाले। अगर आप ये कह रहे हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और नेता के खिलाफ ही कर सकते हैं, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ही क्यों करेंगे वो? ये आयुष जी एक चीज देखें कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे एक दिन खराब कर दिया, वहां बुला के उन्होंने 7 घंटे उनसे पूछताछ करी, हमारा एक दिन का प्रचार तो खराब हुआ ना। ये ऐसे हरास करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। मैं तो एक इनके एमपी एमएलए 10 साल में कुछ नहीं कर सके तो एक दिन में क्या कर लेते भाई? मतलब आप पता चल जाएगा। हनुमान जी 1 मिनट दोगे? हनुमान जी मतलब आप ये चाहते हो आप जितना मर्जी लूटो,
जितना मर्जी किसानों की जमीनें लूटो, जितने मर्जी पैसा लूटो, संसाधन लूटो प्रदेश के, किसी ने और नहीं आपको लूटा। छेड़ो ना, अगर लूटा होता आपकी तो जांच सारी ना सामने आ करो, जाती। आपको आपसे सवाल ना 5 पूछो, आप साल नहीं चाहते हो। चलिए, सामने हनुमान जी आई कह रहे हैं नहीं। उन्होंने यही कुछ चाहते हो। गलत नहीं किया, भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, वो तो ये बात कह रहे हैं। ओंकार जी, ओंकार जी, एक सामने सेकंड, पता लग जाएगा। ओंकार जी, अभय चौटाला तो कह रहे थे ये तो खुली हुई बात है, ये तो ओपन में चीजें भाई, वो तो सबको पता है। हनुमान जी कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। ओंकार जी, आयुष जी देखिए, समय की बात है, इसी वक्त क्यों शंका के घेरे में बीजेपी अपने आप को लाती है? अगर बीजेपी दूध की धुली हुई है तो क्या किसी बीजेपी नेता पे इन्होंने आज तक कार्रवाई की? क्या सारे के सारे बीजेपी के नेता बहुत शरीफ है? क्या इनमें कोई बेईमान नहीं है? और दूसरा, जो इनको दूसरी पार्टियों को छोड़ के इनके बीच में आते हैं, वो आते ही क्या ईमानदार बन जाते हैं? ये बातें सोचने वाली हैं। इन्हीं बातों की वजह से आज चुनाव का समय है, आज ही बीजेपी को क्यों याद आ रहा है? और मेरे भाई अभी कह रहे थे कि जिससे 1 करोड़ रुपए पकड़ा गया उसको जेल कर दी। बहुत एहसान किया आपने जनता के ऊपर, उसको जेल करके। अरे जनता के ऊपर एहसान नहीं, भ्रष्टाचार। अगर तुम्हारी चलती तो तुम वो भी ना अब नहीं, करते। देखो ओंकार जी भाई, और देखिए अभी- आप देखिए अभी कार्रवाई प्रवीण करेंगे तो आप जी कह रहे हैं कि बोल एहसान रहे कर दिया भाई आपने बहुत, भाई कार्रवाई जो उस आदमी के खिलाफ कुछ गलत मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने कुलदीप बिश्नोई की बात की, उन्होंने कहा तो कि क्या ईडी ने उसकी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी क्या उस केस में? आयुष जी सुनिए, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। इन्होंने बोला कि उसको गिरफ्तार कर लिया, भाई वो तो करना ही था, प्रोसीजर था। अब ये कहते हैं कि आप जाओ, आप बताओ कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार इनकी है, भ्रष्टाचार निकालने की जिम्मेवारी विपक्ष की है। कितनी अरे अजीब भाई, बात आप है। आरोप लगा रहे हो तो भाई, आपने क्या कर रहे देखा हो होगा ना आप? होते हुए। आप क्या कर रहे हो? सरकार जी, आपने आपको देखा मैंने होगा जो बता आप दिया। आरोप लगा रहे हो, तो आप मेरे क्या बीच हर में ना जगह बोलो। आप बता सकोगे कि मैंने देखा भला आदमी पैसे ले रहा था। आप उसके आयुष जी, पास मैं सबूत बता है। ठीक है प्रवीण जी, एक इसमें हद सेकंड, क्या है लेकिन यार? ओंकार जी इसमें आप भी हद बता क्या दीजिए है? ना भाई, और नहीं होता तो आप कार्रवाई करवाइए भाई उस पर कि भाई हमने फला आदमी के आयुष जी, खिलाफ मैं केस बता किया, रहा ये हूं। कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूँ, अंबाला तहसील में देख लीजिए, नगर परिषद में देख लीजिए, बिजली विभाग में देख लीजिए, आप करिए कार्रवाई। आपको नहीं भ्रष्टाचारी मिलेंगे तो मेरे ऊपर कार्रवाई कर देना। ये तो सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। और ये कह रहे थे कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ किसी एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल की। भाई, हम क्लोजर रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे कार्रवाई क्या करी। उसके बाद क्या कार्रवाई करी आपने जब से बीजेपी ज्वाइन करी? क्या उसको कोई समन हुआ? उसके बाद क्या कहीं बुलाया गया उसको? क्लोजर रिपोर्ट को तो छोड़िए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस दिन ये कुर्सी से उतरेंगे ना, ये सारे के सारे किसी ना किसी मामले में लिप्त पाए जाएंगे। आज क्योंकि ये सत्ता में है, इन्होंने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, इन सबको अपना हथियार बना लिया है। और ये हथियार आज ही क्यों, इसी समय क्यों? ओंकार जी, उस समय जब सत्ता से उतरेंगे, ईडी सीबीआई अगर कार्रवाई इनके करेंगे पास तो फिर उस कुछ समय भी है। विपक्ष यही कहेगा कि आयुष भाई भाई, ये तो जवाब ले पॉलिटिकली लीजिए। मोटिवेटेड है। जवाब ले लीजिए, जवाब ले तब लीजिए। अगर ये तर्क दिया जाएगा तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? आयुष भाई, यही तो समस्या है कि जब विपक्ष में बैठेंगे तब आप लोग कहेंगे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो सत्ता में बैठ जाएगा वो कहेगा कि नहीं भाई इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। नहीं, आयुष भाई, इनसे एक सवाल पूछे। सही मायने में फिर कैसे कार्रवाई करेगी एजेंसियां, कैसे कार्रवाई नहीं, करेंगी? आयुष भाई इनसे ये पूछिए, जब इनके नेताओं के खिलाफ जांच शुरू हुई थी तब ये कहते थे कांग्रेस ने हथियार बना रखा है। पूछिए इनसे, तब ये क्यों कहते थे कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रच दिया चौटाला साहब के खिलाफ? अब इसके खिलाफ कांग्रेस ने सीबीआई को हथियार बना रखा है, तब ये बात बोलते थे। पूछिए इनसे, क्योंकि कांग्रेस के समय में हुई थी वो जांच शुरू। पूछिए इनसे, तब ये क्यों बताइए ओंकार जी। आयुष जी, उस समय मेरे भाई जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये अभय चौटाला जी की बात नहीं, वो आपके साथ थे। हाँ, तो मैं इनको पता था, उस समय इनको पता था कि ये सारी कांग्रेस की चाल है, ये भी पता था इनको। आज ये बात को घुमाने के लिए, सीबीआई कांग्रेस के जवाब देने के लिए, तो इसका मतलब उस समय आप ये मान रहे हैं कि उस समय सीबीआई को एज ए टूल इस्तेमाल किया उस समय की सरकार ने? मतलब जो केंद्र में बैठा है वो टूल की तरह इस्तेमाल करता है। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया कांग्रेस ने भी, और अब बीजेपी कर रही है। अब देखिए, तकलीफ ये है कि भ्रष्टाचार करना तंवर चाहेंगे, जांच से साहब भागेंगे, राजनीति बताएंगे, ठीक है, भ्रष्टाचार जरूर करेंगे। सुखबीर तंवर जी, नहीं नहीं ठीक है। अब वही तो बात, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर कल को कोई दूसरी पार्टी सत्ता में होगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तब भी यही विपक्ष कहेगा कि भाई ये तो पॉलिटिकल विंडेटा है। चलिए सुखबीर तंवर जी, मुझे ये कहने में कोई संदेह और संकोच नहीं है कि उस वक्त जो सीबीआई थी उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैरेट इन केज कहा था। इसका क्या मतलब होता है? और सीबीआई और जो एजेंसियां हैं आज उससे भी ज्यादा बड़े पिंजरे में हैं, ये धरातल की सच्चाई है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से
चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हार के डर से ये लो, तहसील अधिकारी के ये लो, ये पुराने पढ़ के, ये स्वास्थ्य लिख के के आधार लाए हैं। पे जिस तरह से भाई, सदन ये लिख के लाए हैं। और इसके अलावा ये अभी किसान की बात कर रहे थे भाई, वो प्रवीण जी आपको ना ये लिख के लाया है। अरे डिबेट किस बात की डिबेट है भाई? डिबेट हुड्डा साहब के आप चुप टॉपिक बैठ पे है जाओ। ना, ये कहाँ से अरे टॉपिक हुड्डा से बाहर साहब जा पे रहे हो? उस पे ही आ रहा हूँ। नहीं, हुड्डा साहब पे आपने डिबेट सवाल है ना। उठाया जिस लिख पर के लाया, आप कह के मेरे भेजा पे है गाली आपने, बोल रहे हैं, आपने उसकी सुनिए। चैनल पे जाके इसके ये झूठ अलावा बोल रहे हैं। जिस प्रकार झूठ से लिख के लाते किसान हो की घर बड़ी से। बड़ी बात कर रहे थे, कितने झूठ लिख के लाते हो स्वामी घर से नाथन में तुम? क्या हुआ? इन्होंने कितने पहले झूठ कलम लिख से के लाते हो बात कर दी, वो कलम टूट गई, वो अपने कुछ बच्चों है नहीं कर दी, लोग आ रहे हैं। 2022 में घर से आज लिख के नहीं लाते करने हैं की बात कर दी। कहाँ झूठ बोला वो? अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे तंवर साहब, लेकिन जितने मुद्दे आप गिना रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का ही है ना भाई। आज तो उस पर चर्चा कर रहे हैं ना हम लोग, आज तो भ्रष्टाचार पे चर्चा हो रही है, आज ये भ्रष्टाचार पे ही तो चर्चा हो रही है। अब उसमें वो फिर मुद्दे आप गिनाने लगे। मैं कई बार कह चुका हूं भाई, ये मुद्दे आप जनता के बीच में खूब उठाइएगा जोर शोर से। का घोटाला, शराब का घोटाला क्या किया इन्होंने? निश्चित तौर पे नंगे हो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश की देखिए, जनता इनके हालात ये है है कि जनता लेकिन तंवर साहब फिर वही समस्या है ना, देखिए इतने सारे सवाल उठा करके फिर आप जवाब नहीं सुनेंगे, आप जवाब नहीं सुनेंगे। फिर इतने सवाल तो आप उठा देंगे लेकिन जवाब सुनेंगे नहीं। आप बीच में बोल रहे हैं, प्रवीण जी बीच में बोल रहे हैं, आप नहीं मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे खाली ये कह रहा हूं कि आप इतने सवाल जो उठा रहे हैं उनमें से एक का तो जवाब ले लीजिए। ना आपका जवाब है, आप तो एक भी सवाल का जवाब ही नहीं लेते ना, दिक्कत तो यही है। आप सवाल उठाते हैं, जवाब ही सुनते नहीं है। आपकी आदत है, आयुष जी आपकी आदत है बीच में टोकने की, और प्रवीण जी से अरे सुखबीर जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब तो ले लेने दीजिए। मैं तो आपकी बात का जवाब ले रहा हूं, लेकिन आप जवाब ही नहीं सुनते, ना मुझे सुनने दे रहे हैं ना जनता को सुनने दे रहे हैं आप। नहीं सुनवाइए। मैं तो यही जानना चाह रहा हूं ना कि सुखबीर तंवर ने जो सवाल उठाए उसका जवाब प्रवीण जी के पास है कि नहीं है। सुनवाइए। मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं और आप मुझे ही कटघरे में खड़ा करें। भाई कमाल की बात कर रहे हैं आप नहीं सुखबीर जी। करिए ना, अब आप सुनने तो दीजिए ना भाई, मैं भी सुनूं, जनता भी सुने, थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनिए ना। प्रवीण जी के पास उसके जवाब हैं कि नहीं है? प्रवीण जी जवाब दीजिए। जी देखिए आयुष भाई, देखिए हो क्या रहा है। अब इनको देखिए आयुष भाई, जब हम ये बताते हैं कि भैया हमने फला भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई की, तब तो ये कह देते हैं कि साहब वो तो आपकी मजबूरी थी। भैया आपकी मजबूरी क्यों नहीं थी? आप अपने समय में बता दीजिए कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई की आपने। उसमें बीच में अब इनकी सुन लीजिए। अरे भैया शराब घोटाले और सारी चीजों का जवाब भाई देखिए, फिर आप उसी लाइन पर आ गए। जवाब ये प्रूव्ड अब आपने सवाल भी पूछ लिया और आप खुद ही जवाब निर्धारित करके बैठ गए कि जवाब नहीं है, तो फिर फायदा क्या? फिर तो बीजेपी के प्रवक्ता की कोई जरूरत ही नहीं है। आप आइए, अपनी बात कहिए और उसके बाद चले जाइए। ये एक्चुअल चाहते नहीं है भाई जवाब तो उधर से ही आना है ना, आप सुनने ही नहीं दे रहे। जब मैं नहीं सुन पा रहा हूं तो जनता क्या सुनेगी? और तंवर साहब आप तो निर्धारित करके बैठ गए कि नहीं 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 इनके पास कोई जवाब नहीं। अरे भाई सुनने दीजिए ना, मैं बार बार यही कह रहा हूं। आप खाली सवाल उठाते हैं, सवाल को पूछते हैं, हवा में उछालते हैं, उसके बाद उसका जवाब सुनते नहीं है। नहीं हवा में नहीं। अरे तो भाई सुनने तो दीजिए भाई। शराब घोटाला, नेताओं की वॉशिंग मशीन, मुझे इस चीज के कोई जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो जनता क्या जानेगी? आप सुनते ही नहीं है तंवर साहब। खाली मैं आपको शांत कराने में खाली सारा जो समय उसी में व्यतीत हो जाता है, जवाब आने नहीं देते आप। सुनिए धैर्यपूर्वक। देखिए ऐसा है, प्रवीण बार बार जो शराब घोटाला बोलते हैं, बाकायदा उस घोटाले की जांच करके जिन जिन अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई विधानसभा के अंदर पूरे डिटेल दे दी है, संख्या बता दी है कि हमने इतने लोगों को सस्पेंड किया, नौकरी से निकाला, उसके बावजूद बाहर आके नैरेटिव। और ये कौन लोग कर रहे हैं आयुष भाई? समझना पड़ेगा, जिन लोगों का भ्रष्टाचार साबित हो गए, जिन लोगों ने दिल्ली में शराब घोटाला किया, एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के तहत ठेकेदारों को फायदा दिया और बाद में खुद उस पॉलिसी को पलट दिया। और जब इनके नेता उसमें अरेस्ट हो गए, कोर्ट ने उन पे टिप्पणियां कर दी, उनको जमानत मिल नहीं रही है, तो इन्होंने आके झूठ बोलना शुरू कर दिया कि साहब हरियाणा में शराब घोटाला, हरियाणा में। अब ये देखिए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तभी मैं कह रहा था कहां डिबेट में दाएं बाएं जा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना शुरू कर देती है, और जिसकी तस्दीक डॉक्टर स्वामीनाथन खुद करते हैं। मैं बार बार बताता हूं, ये डॉक्टर स्वामीनाथन ने खुद ये बात कही थी कि कार्रवाई सरकार ने की है। उसके बाद जब हम ये बात करते हैं फिर शुरू हो गए, बीच में ये फिर शुरू हो गए। हम जब ये बात दावे से करते हैं, अरे लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, चलिए अरे हम लोग ठीक है स्वामीनाथन पर चर्चा कर लेंगे। मुझे पता है प्रवीण जी के पास उसको लेकर के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन प्रवीण जी मुझे ये बताइए भाई, आपके नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती, मुझे लगता है ये बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है तंवर साहब, एक सेकंड तंवर साहब, आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं। ये एक बड़ा सवाल है प्रवीण जी की बीजेपी के कोई नेता ऐसे आप बता दीजिए, या कोई बड़ा नेता बता दीजिए बीजेपी का जिसके खिलाफ कार्रवाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी में भ्रष्टाचार है ही नहीं, ये सारे विपक्ष का। नहीं आयुष भाई क्यों नहीं हो सकता? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस फिलॉसफी, जो हमारी विचारधारा है, हमारी विचारधारा ही राष्ट्रवाद की है, और राष्ट्रवाद का पहला जो फलसफा है और वो है सुशासन,
वो है पारदर्शिता, ये सारे दूध के दूल्हे हैं। भ्रष्टाचार। देखिए, ये सारे दूध के दूल्हे हैं, पता लगेगा विचारधारा कुछ के चीजों पे। अंदर रहने वाला व्यक्ति, और जब अगर भी मैं आप फिर कहते ओपन कर रहा हैं कृषि हूं, अगर कानून इनके बना पास के कोई इतने सबूत है, किसानों को भाई मारने कोई का तथ्य काम तो होगा, ये सारे ही अगर दूध कोई के दूल्हे सबूत हैं। तो होगा आपके पास कि आपके पास ये सबूत है, दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी तुरंत। परवीन कौन जी, छोड़ेगा उसको? सिंगल वन भ्रष्टाचार नहीं बर्फ है। बता दे, लेकिन जो मेरा आपके कहना विरुद्ध ना ये खड़ा है, हो। मैं बार बार वही बात दोहराता हूँ कि आप क्यों नहीं चाहते भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कर्मचारी कार्रवाई? आंदोलन तो भ्रष्टाचारी कैसे इकट्ठे हो गए? पटवारी आंदोलन तीनों बिल मिला रहे हैं, आशा वर्कर आंदोलन ये भ्रष्टाचारी फिर भी इस तरह से सरकार बिल बढ़िया मिलाएंगे है। क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम सरकार उठाती है। अब देखिए, एजेंसी जांच कर रही है, करना केवल इतना था कि सुखबीर जी के नेता को ईडी के समन लेके जाके उसके ईडी के जवाब देने थे, जैसे हुड्डा साहब देके आए हैं। लेकिन सुखबीर जी के नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं सुखबीर जी के नेता? क्योंकि सुखबीर जी के नेता को पता है कि उनका भ्रष्टाचार पे तो कोर्ट टिप्पणी कर चुकी है, तो इसलिए वो जाना नहीं ये फर्क चाहते। तो है प्रवीण जी। भूपेंद्र हुड्डा गए, ईडी ने बुलाया, वो गए, जवाब देने के लिए गए, हाँ, तो लेकिन ये ईडी के कर्तव्य समन पर बनता है। अरविंद केजरीवाल नहीं एजेंसी जा बुला रहे। रही है, जाइए, अपनी बात रखिए, अब उनके सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन ये भ्रष्टाचारी क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनको सच्चाई का पता है। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं कि जो उनके नेता गिरफ्तार हुए हैं, जो ईडी के पास तथ्य है, उसमें उनके भ्रष्टाचार पूरी तरह से स्पष्ट नजर आ रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो ईडी के समन पे नहीं जा रहे हैं। सच्चाई वो भी है, एक ड्रामा क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है। मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर आपके नेता ने भ्रष्टाचार नहीं किया सुखबीर जी, तो उसको सलाह दीजिए, एजेंसी के सवालों का जाके जवाब दे दें। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। चलिए, ये सेल्फ क्लेम्ड है भाई, अपने आप को सब लोग सर्टिफिकेट देते रहिए। बहरहाल अब समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि एक तरफ तो आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हैं, सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि उनके यहां भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन जब कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति पर होती है तो उसको ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। अब देखना यह है कि जिसमें एजेंसियां काम कैसे करती हैं और निर्धारित जनता को यह करना है कि आखिर ये कार्रवाई किस तरह की है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।